आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। कि जो प्रकाश है जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले चैप्टर में, उसकी नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, या यूँ कहूँ कण प्रकृति है या फिर तरंग प्रकृति है, वो हम इस चैप्टर में देखना चाहेंगे। तो ये जो ऑप्टिक्स के दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, दोनों चैप्टर मिलकर शायद 10 नंबर या 9 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में इन दोनों से आता है, मिलकर ऑप्टिक्स से। क्लियर? और काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों चैप्टर हैं और काफ़ी बड़े भी हैं। फिजिक्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा इनसे होकर गुजरता है और आपको ये काफ़ी ध्यान से समझना होगा। जैसा चैलेंजिंग पिछला चैप्टर रहा है, लगभग उतना ही चैलेंजिंग ये चैप्टर भी है। तो हम बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो देखिएगा आप, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। कौन कौन सिद्धांत है? देखो, नंबर 1, न्यूटन का कणिका सिद्धांत 1675। इसका मतलब ये है कि न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो 1675 में दिया गया था। क्लियर? न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। यह कण सरल रेखीय पथ पर गति करते हैं। समझे मेरी बात को कि न्यूटन क्या कह रहा है, कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या कह रहा है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। यह कण सरल रेखीय पथ पर गति करते हैं, अर्थात ये बिल्कुल सीधी रेखा में गति करते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, अर्थात इसमें न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में मोशन करता है, गति करता है। और इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन की तथा इसके अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। नंबर 2, हाइगेन का तरंग सिद्धांत 1678। मतलब हाइगेन ने 1678 में तरंग सिद्धांत दिया था। मतलब इसके 3 साल बाद ही न्यूटन के कणिका सिद्धांत के, जिसमें कि न्यूटन ने प्रकाश को कण के रूप में बताया था, उसके 3 साल बाद ही उन्होंने ये बताया, हाइगेन ने, कि 1678 में बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गति करता है। देखिएगा, हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। क्लियर? हाइगेन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ये याद रखने वाली बात है। वास्तव में प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जबकि यहाँ पर अनुदैर्घ्य बताया गया था शुरुआत में हाइगेन द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश की प्रकृति हाइगेन के अनुसार कैसी होती है, आपको बताना होगा अनुदैर्घ्य। और अगर वैसा सवाल है कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है या अनुप्रस्थ, तो आपको उत्तर देना है अनुप्रस्थ। क्लियर? आगे देखिए, इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण व विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। मतलब कि उस वाले से, पहले वाले से तो 2 ही बातें थी, परावर्तन की और अपवर्तन की, केवल 2 की व्याख्या की जा सकती थी। लेकिन इससे परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, व्यतिकरण की व्याख्या कर सकते हैं और विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत 1880। मतलब कि मैक्सवेल ने तरंग सिद्धांत दिया फिर 1860 में, और उन्होंने बताया कि प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति होती है। अर्थात प्रकाश जो है उसमें विद्युत घटक भी होते हैं और चुंबकीय घटक भी होते हैं, और ये वास्तव में तरंग के समान व्यवहार करता है। पढ़ो इसको। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्लियर? प्रकाश की जो तरंगें हैं वो कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती है।
ये जो तरंगे हैं वो निर्वात में भी गति कर सकती हैं। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। देखो वहां पर हाई गेन में तो क्या बताया था, अनुदैर्घ्य होती हैं, और यहाँ क्या बताया, अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों के गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो तरंगे हैं इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर, मतलब बिना माध्यम के भी ये गति कर सकती हैं। ये बात किसने बताई थी, मैक्सवेल ने बताई थी। क्या क्या बताया था इसने, कि ये तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती हैं और इनकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। और इस सिद्धांत की सहायता से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है। याद रखिए इसको। कैसे, जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था वो परावर्तन और अपवर्तन केवल दो की ही व्याख्या कर सकता था। अगले वाला जो था हाइगेन वाला, जो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या कर सकता है। और तीसरे नंबर जो वाला है वो कंप्लीट आ गया, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या तीसरे वाले ने कर दी थी। लेकिन अभी भी जब इस सन 1900 के बाद जो प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह खोजे गए, ये सब की व्याख्या इनसे नहीं की जा सकी, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकी। इसलिए एक समस्या सामने आ गई कि अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टार प्रभाव, इन सब की व्याख्या मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की सहायता से नहीं की जा सकी। तो सन 1900 में प्लांक ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत कहता है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करता है। वो तो तरंग की बात कर रहे थे उसमें, तो दोनों में, ऊपर वाले में भी, हाइगेन में भी और मैक्सवेल में भी। पर प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करता है, और इस पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्वांटा कहते हैं या फिर फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा जो है वो होती है E बराबर एच न्यू, जहाँ E क्या है, फोटोन की ऊर्जा, H क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है, इसकी आवृत्ति। और प्लांक जो स्थिरांक है, H प्लांक जो स्थिरांक है, इसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, आप साइंस के विद्यार्थी हो, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो रट लें इसको आप। और न्यू क्या है, आवृत्ति। अब देखो बच गए कौन कौन से, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह थे वो सारे इसमें आ गए। इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा, कॉम्पटन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, जीमान प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या की जा सकी। मतलब जो बच गए ना इस टाइप के, वो सारे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो चार प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए चार सिद्धांत दिए गए थे जिनकी बात हमने कर ली है। अगला टॉपिक है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत तथा तरंगाग्र। हाइगेन का जो सिद्धांत हमने सेकंड नंबर पर पढ़ा था, याद होगा आपको, वो ही अब हम यहाँ थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हाइगेन ने क्या बताया था कि प्रकाश का संचरण तरंगाग्र तथा द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में होता है। तरंगिकाओं में छोटा आएगा, ठीक है, द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में होता है। क्या हाइगेन ने क्या बताया, ये आपको याद रखना है। ये हाइगेन के अनुसार प्रकाश का संचरण तरंगाग्र तथा द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में होता है। तरंगाग्र क्या है, देखो बात यहाँ तरंगाग्र की आती है और द्वितीयक तरंगिकाओं की आती है। यहाँ बात समझने की है कि तरंगाग्र क्या है, और तरंगाग्र के बारे में एग्जाम में सवाल भी बन जाता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, बताइए। तो तरंगाग्र की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तरंगाग्र क्या है, किसी माध्यम में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप इस यहाँ इस डायग्राम से समझो। जैसे मान लीजिए ये कोई छोटा बल्ब है, ये जल रहा है और इससे प्रकाश की विभिन्न किरणें बाहर निकल रही हैं, ऐसे। क्लियर, विभिन्न किरणें इससे निकल रही हैं और ये किरणें ऐसे निकल रही हैं, प्रकाश की किरणें निकल रही।
अब देखो आपको बताया था कि प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश की जो किरण है वो तरंग के रूप में जाती है, अर्थात ऐसे जाती है ना, तो ऐसे तरंग के रूप में जाती है। सपोज दैट ऐसे ये भी तरंग के रूप में चलेगी, ऐसे ये भी तरंग के रूप में चलेगी, और ऐसे ये भी तरंग के रूप में चलेगी। ठीक है। अब कला का मतलब देखो, जैसे मान लो ये हो गया, यहाँ पर ये मूल अवस्था आ गई ना इसकी, सपोज दैट, तो यहाँ मैंने टिक किया, इसके बाद इस पर ये टिक किया, इस पर मैंने यहाँ टिक किया, इस पर मैंने यहाँ टिक किया। इन सबको अगर आप मिला दो, ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच दो, तो अगला देखो, जैसे इसके बाद में फिर ये बिंदु, फिर इसका ये बिंदु, इसका ये बिंदु, इसका ये बिंदु, चारों बिंदु लगाओ, और इनको जब आप डॉटेड लाइन खींचोगे, ऐसे खींच दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप ये था, तो सबका यही पॉइंट उठाया था पढ़ने शुरुआत में, ये उठाया था ना। इसका मतलब जो जिस कला में ये किरण है, वही कला में यहाँ पर ये किरण है, वही कला में ये किरण है, मतलब सबकी सब किरणें उसी कला में, मतलब इस डॉटेड लाइन पर जो प्रकाश की किरणें आ रही सबकी सब क्या है, समान कला में। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, तरंगाग्र है। क्या है ये, तरंगाग्र है। ऐसे मान लो यहाँ से 1 2 3 4 गिन के डॉटेड लगाओगे आप, तो उसमें सबके सब एक कला में रहेंगे। तो ये सब क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। समझो इसको, किसी माध्यम में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि समान कला में कंपन कैसे करते हैं। अथवा एक और परिभाषा है, तरंगाग्र, तरंगाग्र, इसको हटाता हूं मैं, तरंगाग्र उन सभी कणों का बिंदु पथ होता है, बिंदु पथ होता है जो प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित होते हैं तथा समान कला में कंपन करते हैं। इसका मतलब ही वही हो गया ना, कि ये जो था, जो मैंने एक एक ये देखकर जो डॉटेड लगाया था, इसका मतलब दूरी क्या थी, सबकी एक समान थी। तो जैसे मान लो ये प्रकाश स्रोत है और इससे प्रकाश की किरणें मान लो ऐसे निकल रही, ठीक है, चारों तरफ। अब आप एक एक सेंटीमीटर माप लो, एक एक सपोज दैट एक एक सेंटीमीटर है। तो ये जो डॉटेड लाइन तैयार होगी, तो ये जो तरंगाग्र है वो इस तरंगाग्र की दूरी जो है इस बिंदु से एक समान है, इसलिए ये क्या है, समान कला में कंपन कर रहे हैं, और ये क्या है, तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र उन सभी कणों का बिंदुपथ होता है जो प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित होते हैं तथा समान कला में कंपन करते हैं। आगे चलते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा एग्जाम में 2-3 बार पूछी हुई है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर देखो, किसी तरंगाग्र के अभिलंबित खींची गई रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। इसका मतलब भी देखो, जैसे मान लो ये बिंदु था, है ना, ये बिंदु था, और इससे मान लो 2-3 लाइनें मैंने खींची, अरे ये तरंगाग्र है। तो इस तरंगाग्र का मान लो मैं ये बिंदु मान रहा हूँ, इसके अभिलंबित रेखा ये खींचेगी ना ऐसे, सॉरी ये दोबारा बनाता हूँ मैं, ये बिंदु है, ये तरंगाग्र है। तो इस तरंगाग्र का ये जो बिंदु है ना, इसके अभिलंबित ये रेखा है, तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या कहलाएगी, प्रकाश किरण कहलाएगी। ये बात है, किसी तरंगाग्र के अभिलंबित खींची गई रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती। तो किसी तरंगाग्र के अभिलंबित खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। ये बात अच्छी बात है, एग्जाम में पूछा कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। 2 नंबर का सवाल आ जाता है, तो फिर आपको समझाना पड़ेगा। तो प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार आपको समझने हैं। देखो कैसे कैसे। पहला है गोलीय तरंगाग्र। जैसे मान लो ये कोई बिंदु स्रोत है, मैंने एग्जाम्पल बार बार इसका लिया था। इस बिंदु स्रोत से ये प्रकाश की किरणें मान लो निकल रही हैं, और इस पर एक निश्चित दूरी पर मैं एक चाप, ऐसे चाप बना दूं, तो ये सब चाप क्या बनेंगे, गोलीय तरंगाग्र होंगे। क्योंकि इसका यहाँ से दूरी उतनी है जितनी ये है, जितनी ये है, और जितनी ये। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, एक समान है। इसी प्रकार ये बिंदु स्रोत है ना, ये बिंदु स्रोत है।
इस बिंदु स्रोत से मान लो ये सब चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकल रही। मैंने क्या किया कि मान लो 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर ही बिंदु बनाए और फिर इस लाइन को मिला दिया, तो एक मुझे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त बन गया ना, या यूँ कहूँ ये गोली आकृति बन गई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में। तो ये क्या कहलाएगा? गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। क्यों क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस पर ये दूरी इक्वल होने से जिस कला में इस तरंग का कण जिस कला में रहेगा, उसी कला में इस कण का रहेगा, उसी कला में इस कण का रहेगा, उसी कला में इस कण का रहेगा। सभी कणों का एक ही समान कला में यहाँ रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, और ये गोलीय तरंगाग्र है। दोनों के दोनों डायग्राम क्लियर? आगे देखिए, बेलनाकार तरंगाग्र क्या है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है कि मान लीजिए ये कोई, जैसे ट्यूबलाइट आती है घरों में, ट्यूबलाइट लगाते हैं, ट्यूबलाइट जैसा ही मान लीजिएगा ये ट्यूबलाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ट्यूबलाइट। इसको और लंबा बढ़ा लो, ये ट्यूबलाइट। क्लियर? अब इस ट्यूबलाइट से मान लो 1-1 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट बना लिया मैंने, और ऐसे यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर दूर चारों तरफ एक एक पॉइंट मैंने बना लिया, तो ये तो एक वृत्त बन जाएगा। ऐसे 1-1 सेंटीमीटर तो चारों तरफ यहाँ पॉइंट बना, ये एक वृत्त बन गया। तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी फिक्स है यहाँ पर, इधर भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये लाइन है, और ये भी 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये भी 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका मतलब ये जो लाइन हमने खींची, इस लाइन पर सभी प्रकाश जो तरंगे हैं वो समान कला में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये भी तरंगाग्र कहलाएगा। तो क्या परिभाषा बन सकती है कि जब प्रकाश स्रोत रेखीय स्रोत होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। आई समझ में? और ये बेलनाकार तरंगाग्र का डायग्राम आपको बनाना है। अब बात करते हैं समतल तरंगाग्र की। ये क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर, मान लो कोई लाइट जो है बहुत अधिक दूरी पर है, उससे जो प्रकाश की किरणें हम तक आ रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, इसलिए उन पैरेलल प्रकाश तरंगों से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? हम समतल तरंगाग्र कहेंगे। जब प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है, और ये एक समतल तरंगाग्र, जैसे मान लो ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पर भी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये डॉटेड लाइन है, ठीक, और एक ये भी डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड लाइन, ये चारों डॉटेड लाइन है, और डॉटेड लाइन से ये पैरेलल प्रकाश की तरंगे आ रही हैं, और इससे ये जो तरंगाग्र बन रहा है वो क्या है? समतल तरंगाग्र। दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा नहीं है, ये मान लो ऐसा है। इधर से तो प्रकाश की तरंगे यूं आ रही हैं पैरेलल पैरेलल सारी, और ये इसका आधा है। अगर दूर बल्ब है ना तो उस बल्ब से ये पूरा एक ही दूरी पर उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा? समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र की डेफिनेशन हो गई है कि जब प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? अब मैं बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, और वो टॉपिक है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तरंगिकाओं, बात आती है कि द्वितीयक तरंगिकाएं हैं क्या, उसको समझो। जैसे मान लीजिएगा आप ऐसे कोई प्रकाश की तरंग जा रही है बेटा, इसमें ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर और तरंगे निकलती चारों तरफ, ऐसे निकल रही, ऐसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी चारों तरफ तरंगे निकलती हैं, ऐसे इस पे भी निकलती है, ऐसे पॉइंट इनके बीच में बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये जो मुख्य प्रकाश किरण तो ये है, इससे साइडों में और निकल रही हैं, इन साइडों वाले तरंगों को कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहते हैं इनको? द्वितीयक तरंगिकाएं। समझ में आई बात? जैसे हमारा बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जल रहा है किसी कमरे में और उससे लाइट निकल रही, अब उसकी लाइट से पूरा कमरा रोशन हो रहा है, जबकि बल्ब से तो क्या है, सामने सामने तरंगे आनी चाहिए, लेकिन सामने तरंगे जो निकल रही है ना, उनसे भी प्रत्येक पॉइंट से और साइडों में तरंगे निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिससे पूरे कमरे में एक समान रूप से रोशनी फैल जाती है। क्लियर? तो देखो, इस सिद्धांत के मुख्य तथ्य निम्न हैं। नंबर 1, हाइगेन के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश का संचरण तरंगाग्र के रूप में होता है, इसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं।
आ गई होगी समझ में आपको कि जो प्रत्येक जो प्रकाश स्रोत है उससे प्रकाश का जो संचरण होता है वो तरंगाग्र के रूप में होता है और उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। नंबर 2, तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण गोलीय तरंगे उत्सर्जित करता है जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। आपको बता दिया था मैंने द्वितीयक तरंगिकाएं किसे कहते हैं। किसी तरंगाग्र के अभिलंबित खींची गई रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं, ये बात भी आपको पढ़ा दी थी। और द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। इसका मतलब और देख लो, ये जो द्वितीयक तरंगाई अपने बनाई थी ना, इसके ऊपर जो आप ये तरंगाग्र बना रहे हो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। तो द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया तरंगाग्र क्या कहलाता है, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है और अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया है लाल कलर का, उसे दबा दें, दबाते एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।